जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 फरवरी 2024 को चौथी शिफ्ट में, उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इसका जो पीडीएफ है, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपका लाभ होगा। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है सेम बताना है, यानी कि सिनोनिम का क्वेश्चन है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। शब्द लिखा हुआ है मेजर। मेजर का सिंपल सा मतलब होता है नापना, या फिर शुद्ध हिंदी में बोले तो मापना। इसके साथ जो सिनोनिम आएगा वो क्या होगा? डायग्नोस, गॉज, प्रोपेल या फिर डेविएशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गॉज। देखो, डायग्नोस का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं या कोई भी बॉडी चेकअप करवाने जाते हैं तो डायग्नोस्टिक्स होती है। तो डायग्नोस्टिक क्या करती है, आपके शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर आपको उसके हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं, आपका इलाज किया जाता है। तो डायग्नोस किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो किसी समस्या या रोग की पहचान करना या फिर उसका निवारण करना, उसको कहते हैं डायग्नोस। गॉज का सिंपल सा मतलब होता है टू मेजर, मापना। प्रोपेल क्या होता है, आपने देखा होगा जहाज़ों में प्रोपेलर्स लगे होते हैं, तो जो वो पंखे होते हैं उन्हीं को प्रोपेलर्स बोलते हैं। प्रोपेलर्स क्या करते हैं, जब वो घूमते हैं तो जहाज को आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही प्रोपेल का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। और फिर लास्ट में शब्द है डेविएशन। तो डेविएट से बनता है डेविएशन, मतलब अपने मार्ग से हट जाना या अलग हो जाना। तो वहीं से बनता है डेविएट, से बनता है डेविएशन। लास्ट में आई लगा हुआ है, नाउन है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें अपोजिट बताना है इस शब्द का। लिखा हुआ है नोटिसेबल। बहुत सिंपल सा शब्द है। तो नोटिसेबल, जो कि नोटिस किया जा सके या नोटिस करने योग्य हो। अब इसका उल्टा क्या होगा? हेल, टॉन्ट, डिग्निफाइड या फिर हिडन। ऑब्वियस सी बात है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो कोई चीज जो नोटिस की जा सके उसका उल्टा क्या होगा? जो नोटिस ना की जा सके, यानी कि जो छुपा हुआ है, हिडन है। ओके। हेल का क्या होता है, आपने सुना होगा, हेल हिटलर। राइट, ये बहुत टर्म आपने हिस्ट्री पढ़ते वक्त सुना होगा। तो हेल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करते हुए उसको सपोर्ट करने के लिए जो जयकारा लगाते हैं उसको हेल कहते हैं। टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना। डिग्निफाइड मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो, है ना, डिग्निटी बहुत अच्छी हो, उसको डिग्निफाइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन है, शी क्रैक्ड द मोस्ट फनीएस्ट जोक एट द पार्टी। किस पार्ट में मिस्टेक है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्यों मिस्टेक है? देखो, एक तो जो एडजेक्टिव होता है उसकी 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। एक पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव, और एक सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में सबसे बड़ी डिग्री होती है। एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है मोस्ट, वो भी एक सुपरलेटिव डिग्री है। और फनीएस्ट, ये भी एक सुपरलेटिव है। तो दो सुपरलेटिव्स एक साथ नहीं रहते। ठीक है, सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो जाता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इस पार्ट में मिस्टेक है। और जो सही आंसर होगा, शी क्रैक्ड द फनीएस्ट जोक एट द पार्टी। अगला क्वेश्चन है, इडियम का मतलब बताना है। मीन्स वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब शब्द होता है, मीन्स का मतलब होता है कीमा। ठीक है, तो कीमा में क्या होता है, मीट को बहुत छोटे छोटे एकदम बारीक टुकड़ों में काटा जाता है, वो कीमा बनाया जाता है। अब इसका अर्थ क्या हो सकता है मांस से? तो मांस से इसका बिल्कुल लेना देना नहीं है। मीन्स वर्ड्स, तो जैसे मीन्स में कीमा होता है, यानी कि मीन्स का अर्थ होता है कीमा, और उसमें कुछ पता नहीं चलता, बहुत ही उसको बारीकी से एकदम काट दिया जाता है। वैसे ही ऐसे शब्द जिनको बहुत ही बारीकी से, मतलब जो पॉइंट आउट ना किया जा सके, बहुत ही वेग, समझ रहे हो, यानी कि बहुत घुमा फिरा कर बोलना, है ना, सीधे पॉइंट पर नहीं आना। शब्दों को इतना काट दिया गया कि उसमें जो एक्चुअल बात कहने वाली थी वो अब गायब हो चुकी है। तो मीन्स वर्ड्स वो होता है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑलमोस्ट फेलिंग नहीं। टू फाइंड अ वे टू डील विद समथिंग, नो। टू स्पीक वेगली और इनडायरेक्टली। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम बताना है इस शब्द का। लिखा हुआ है, बिफोर प्रिजर्वेशन, सॉरी, बिफोर प्रिजर्वेशनिस्ट, यानी जो प्रिजर्वेशन करते हैं, है ना, प्रिजर्व, प्रिजर्वेशन। ठीक है, और प्रिजर्वेशन से बनता है प्रिजर्वेशनिस्ट। ओके, बिफोर प्रिजर्वेशनिस्ट could not could put a stop to it, he and other looters had raided and destroyed precious relics buried at the site. अच्छा, प्रेशियस क्या होता है? प्रेशियस का मतलब होता है बहुत कीमती, बहुत ही बहुमूल्य। और रिलिक्स क्या होते हैं? अवशेष। आपने शायद देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। डिस्कवरी पे एक डॉक्यूमेंट्री है, रिलिक्स ऑफ बुद्ध। तो उसमें क्या है, जो महात्मा बुद्ध थे, उनके अवशेष जो भी 10 हिस्सों में डिवाइड किए गए थे, वो कहाँ पे हैं
और कैसे उनको डिवाइड किया गया, बुद्ध के जीवन की कहानी है। फिर जब उनका देहांत हुआ और जब उनका क्रिमेशन किया गया तो उनके शरीर के जो टुकड़े थे, यानी कि जो रिलिक्स थे, अवशेष थे, वो कहाँ कहाँ पे रखे गए, किसको किसको दिया गया, किस कॉन्टिनेंट में है अभी। तो उस डॉक्यूमेंट्री में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप देखिएगा ज़रूर, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है। फिलहाल हम प्रीशियस पे आते हैं। लास्ट में ओयूएस लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कभी ये फाइंड करने को आए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में ओयूएस लगा हुआ है एंड मेजरली ऐसे ही होता है, लास्ट में ओयूएस लगा होगा तो वो एडजेक्टिव होगा। सो प्रीशियस का मतलब होता है बहुत कीमती, बेशकीमती, बहुमूल्य। इसका उल्टा क्या होगा? इम्पॉर्टेंट, नो। पेट, नहीं। डियर भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव क्या होता है? कीमत घट जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसमें ऑपोजिट बताना है। शब्द लिखा हुआ है स्पैट। देखो इसके दो मतलब होते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, अगर इसके ऑप्शंस के हिसाब से देखेंगे तो स्पैट का बेसिकली मतलब होता है, पहले दो शब्दों में देखते हैं। पहला जो हो गया, एक शब्द होता है स्पिट, जिसका मतलब होता है थूकना। इसका सेकंड फॉर्म होता है स्पैट, यानी कि इसका जो पास्ट फॉर्म होता है स्पिट स्पैट, ठीक है। सेकंड फॉर्म होता है स्पिट, सॉरी स्पिट का स्पैट होता है, तो वो तो यहाँ होगा नहीं, ठीक है। दूसरा होता है झगड़ा, किसी अनइम्पॉर्टेंट मैटर पे, किसी बेवजह की बात पे झगड़ा कर लेना, उसी को स्पैट कहते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? परसुएड, बिगाइल, एग्री या फिर निटपिक। तो जाहिर सी बात है, झगड़ा कर लेना, उसका उल्टा क्या? एग्री कर लेना। जब एग्री नहीं करते हैं दो लोग तो उसी बात पे झगड़ा होता है। सो इसका उल्टा हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्री। ओके, अच्छा, अलग अलग शब्दों के अगर मैं मतलब बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है परसुएड। परसुएड का क्या मतलब होता है? किसी को प्रेरित करना, ठीक है। बिगाइल क्या होता है? बिगाइल का मतलब होता है मोह लेना, है ना। जिसको आपने सुनी होगी कहानी, जब वो रामायण आपने देखा होगा, रामचरितमानस, जो अ, रावण सागर वाली जो आती थी, तो उसमें भी दिखाया गया था कि जब श्री राम जी खर और दूषण से लड़ने जाते हैं तो उनकी जो सेना होती है उनके ऊपर वो मोहिनी अस्त्र चलाते हैं। तो उस मोहिनी अस्त्र का क्या क्या काम होता है? वो मोह लेता है ना। तो वैसी एक उसी से ही बनता है, उसी को बिगाइल कहते हैं। तो हम डेली लाइफ में भी सुनते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बिगाइलिंग नेचर है, यानी कि उसकी जो छवि है काफ़ी सम्मोहन करने वाली है, ठीक है। एग्री का मतलब होता है एग्री, एंड एग्री का हिंदी में मतलब होता है सहमत होना। एंड निट पिक क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ों में जो कमी निकालना, है ना, बहुत बारीकी से कमी निकालना, बार बार बाल की खाल निकालना जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं निट पिक। अच्छा, स्पैट जो लिखा हो ना, इसी से मिलता जुलता एक शब्द और लिख लीजिए, SPATE, है ना, जो लास्ट में ई लग जाता है, इसको बोलते हैं स्पेट। तो इसको कहते हैं एक ही समय पर होने वाली घटनाओं की बहुत बड़ी संख्या या मात्रा, या इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे झोंका किसी चीज़ का। तो आपने बचपन में वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा, एक पाउडर का आता था कि गर्म हवा का झोंका आया एंड गमोरिया लाया एट्सेट्रा। तो उसमें जो झोंका होता है वही स्पेट ही कहते हैं उसको, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट, यानी कि इसमें अंडरलाइन पार्ट का इम्प्रूवमेंट करना। हालांकि इसमें अंडरलाइन जो है वो नहीं हुआ है, बाय मिस्टेक। मैं बता दे रहा हूँ किस पार्ट में करना है। सो द लिखा हुआ है द सबवे फेयर इज गो अप नेक्स्ट वीक। फिलहाल यहाँ पे गो अप जो है उसी का इम्प्रूवमेंट करना है, गो अप लिखा हुआ है, ठीक है। सो द सबवे फेयर इज गो अप होगा, हालांकि ये तो इम्प्रूवमेंट करना है, देखते हैं। द सबवे फेयर, फेयर इज गोइंग, नो। ओके, फेयर हैज बीन गोइंग, फेयर हैज गोइंग या फिर नो इम्प्रूवमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फेयर इज गोइंग। फेयर का मतलब होता है किराया, बेसिक सी बात है। तो द सबवे फेयर इज गोइंग अप नेक्स्ट वीक, ठीक है। फेयर इज गो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसी का अंडरलाइन लिखा हुआ है, फेयर इज गो, इसी को इम्प्रूव करना है। सो द सबवे फेयर इज गोइंग अप नेक्स्ट वीक, यानी कि जो सबवे का किराया है वो अगले हफ्ते बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए ये फॉर्मेट होता है कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग अप नेक्स्ट वीक, दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट वीक, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि ऐसा सेंटेंस फाइंड करिए जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। सो द सिक वुमन हैड रेज्ड हरसेल्फ अपराइट एंड वाज स्ट्रेचिंग हर आर्म्स टुवर्ड्स देम। टुवर्ड्स की स्पेलिंग गलत है, ओके, TO होता है। फिर द सिक वुमन हैड रेज्ड हरसेल्फ अपराइट, अपराइट की स्पेलिंग गलत है। फिर द सिक वुमन हैड रेज्ड हरसेल्फ अपराइट एंड वाज स्ट्रेचिंग हर आर्म्स टुवर्ड्स देम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि यही ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, एरर फाइंड करना है।
Employees are working from home and shoppers are ordering groceries online to minimize time in crowded spaces. किस पार्ट में मिस्टेक है? सिंपल सी बात है, किसी भी पार्ट में मिस्टेक नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड विद वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस which suitably replaces the word without changing the meaning of the sentence। यानी कि ये जो अनऑर्डुअस लिखा हुआ है इसकी जगह पे कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें हम रख सकते हैं इन ऑप्शंस में से। ओके, सो द माउंटेनियर्स एम्बार्क्ड ऑन एन आर्डुअस जर्नी। आर्डुअस क्या होता है? लास्ट में ओएस लगा हुआ है, एडजेक्टिव है। एंड आर्डुअस का बेसिक सा मतलब होता है कोई कठिन कार्य, ऐसा कोई काम जिसको करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, उसको आर्डुअस बोलते हैं। So the mountaineers embarked on an arduous journey to conquer the formidable peak, facing treacherous terrain, extreme weather conditions, and physical exhaustion along with the way. Along the way, okay. So an important होगा नहीं। Right answer is option B, a taxing। Taxing का भी सेम मतलब होता है कि कोई कठिन कार्य जिसको करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है उसको टैक्सिंग कहते हैं। सो यहाँ पे एन आर्डुअस की जगह पे ए टैक्सिंग लगेगा। अच्छा, एक मिस्टेक जो आप लोग बेसिकली कर सकते हैं, इसमें कोई पॉइंट आउट कर सकता है कि भाई इसमें तो एन लगा हुआ है बट इसमें ए लगा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आर्डुअस की स्टार्टिंग होती है, इसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है। एंड टैक्सिंग की स्टार्टिंग का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए लगा हुआ है आर्टिकल के तौर पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रखा हुआ है और एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज करना है। यू कैन डू इट, इट्स एज इजी एज पाई। तो इस सेंटेंस को पढ़ के आपको लगेगा कि किसी को मोटिवेट किया जा रहा है ना, कि तुम कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक। तो हश होगा नहीं, इसको चुप रहने के तौर पे यूज किया जाता है। वाव तो बहुत अमेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। नो, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बकअप। हम देखते हैं जब आपने कभी देखा होगा कोई मिलिट्री रिलेटेड जब कोई मूवीज होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, तो उसमें जो सीनियर्स होते हैं जब सैनिकों को मोटिवेट करता है ना, तो बकअप जेंटलमैन, यू विल हैव टू डू दिस, राइट। सो बकअप का मतलब होता है कि एकदम तैयार हो जाओ, तुम कर सकते हो, एंड इट इज एज इजी एज पाई। ओके, पाई का बेसिक सा मतलब होता है, आपने देखा होगा ना, केक, पीस ऑफ केक। इसके लिए एक और इडियम होता है कि इट्स अ पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत ईजी है काम करना। जैसे केक ना बहुत सॉफ्ट होता है, उसको काटो बहुत इजीली कट जाता है, सो वैसे ही। ओके, कह रहा है इडियम फ्रेज लिखा हुआ है, इसका मतलब बताना है। सो लिखा हुआ है टू रेज द विंड। अब हवा को उठाने से क्या रिलेटेड हो सकता है? तो इसको ऐसे याद रखो, पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ। टू रेज द विंड का मतलब होता है टू ऑब्टेन द नेसेसरी फंड्स। ओके, जो कोई काम करने जा रहे हो उसके लिए जो जरूरी फंड्स हैं वो आपको मिल गए, उसके लिए यूज होता है टू रेज द विंड, राइट। टू ऑब्टेन द नेसेसरी फंड्स। अच्छा देखो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब आपने पैरेट्स ऑफ करीबियन देखी होगी, बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें एक ओशन में निकल जाते हैं, समुद्र में निकल जाते हैं एक जर्नी को लेकर के, और वहां पे जब नाव जो होती थी पुराने ज़माने में, उसमें पाल लगे होते थे, ठीक है। पाल उठा दो, मस्तूल चढ़ा दो, है ना। तो जो कपड़े होते थे बड़े बड़े, उन्हीं को पाल कहते थे। सो टू रेज द विंड यानी कि अगर आपको आगे बढ़ना होता था तो उसमें क्या, पाल को आपने ऊंचा कर दिया, तो हवा जैसे ही उसमें लगेगी तो आपकी जहाज जो होती थी वो आगे बढ़ती थी, राइट। सो आपको ज़रूरत थी आगे बढ़ने की, आपको फंड के तौर पे हवा चाहिए थी भाई, ठीक है। और आपने जैसे ही पाल को ऊपर किया, हवा आई और आपको आगे बढ़ा दिया। ठीक वैसे ही टू रेज द विंड का मतलब होता है टू ऑब्टेन द नेसेसरी फंड्स। ओके, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है? द कैट्स हैव द प्रोपेंसिटी टू डिवाउर देयर बेबीज इफ अलार्म्ड एंड सो रिक्वायर अ काम एनवायरनमेंट फॉर ब्रीडिंग। देखो, प्रोपेंसिटी क्या होता है? प्रवृत्ति, हम हिंदी में बोलते हैं ना, उस व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी है, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपेंसिटी। डिवाउर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, यहाँ पे डी के बाद में ई लगेगा। डिवाउर, डिवाउर का मतलब होता है बहुत तेजी से किसी चीज को खाना, बहुत हड़बड़ी में, है ना, भक्षण करना, उसको डिवाउर बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट्स रिप्लेसेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज गिवन। सिंपल सी बात है, करेक्शन का फॉर्मेट है, अगर इसमें कोई करेक्शन करना है तो ऑप्शन से उठा के कर दीजिए, नहीं है तो नो करेक्शन लगाना है। सेंटेंस लिखा हुआ है शी डजंट वांट टू गो ऑन स्टेयरिंग बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू टर्न हर आईज अवे। वाज लगा हुआ है, पास्ट का केस है, इतना पहले बेसिक सी चीज समझ लीजिए। फिर शी डज वांट्स टू गो ऑन स्टेयरिंग, गलत जवाब।
शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो ऑन स्टेरिंग बट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो नहीं चाहती थी कि वो उस चीज की तरफ घूरे, बट उसकी आंखें, मतलब ये ऐसे समझो कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू टर्न हर आईज अवे। मतलब कोई ऐसी चीज रही होगी, काफी इंटरेस्टिंग रही होगी, वो घूरना तो नहीं चाहती थी, बट काफी मुश्किल हो रहा था कि वो अपनी नजरें घुमा पाए, है ना। दैट पर्टिकुलर थिंग वाज वेरी इंटरेस्टिंग इफ दैट थिंग एग्जिस्ट्स इन दिस सेंटेंस। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 15 एरर का क्वेश्चन है, फाइंड करना है। डॉक्टर स्टोन रिटर्न टू द यूके एट जनवरी 2001 टू बिगिन डेटा एनालिसिस। किस पार्ट में मिस्टेक है? एट पे मिस्टेक है। नो एरर तो होगा नहीं क्योंकि मिस्टेक फाइंड की गई है। सो डॉक्टर स्टोन रिटर्न टू द यूके एट जनवरी नहीं होगा, इन जनवरी होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि डॉक्टर स्टोन यूके कब वापस आए? जनवरी 2001 में। सो यहाँ पे इन का यूज होगा टू बिगिन डेटा एनालिसिस। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 जो कि पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम अपने पैसेज को पढ़ेंगे। फोटोग्राफ्स, ठीक है, इधर photographs and videos showing people bursting firecrackers on the of Kedarnath temple are making the, कुछ तो कर रहे हैं फायर क्रैकर्स की वजह से। सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो केदारनाथ मंदिर में अभी देखो, अभी रिसेंट में भी एक केस हुआ था, है ना। एक टीवी एक्टर है, यानी कि डांसर भी हैं, एक्टर भी हैं, राघव जुयाल नाम है। सो वो गए होते हैं केदारनाथ मंदिर में, एंड कोई व्यक्ति होते हैं जो कि वहाँ पे पटाखे फोड़ रहे होते हैं, तो वो उनको मना करते हैं। और जो कि अच्छी बात है कि वो मंदिर का परिसर है और वहाँ पे पटाखे फोड़ना, जो कि काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। और जो बर्फ़ की चादरें होती हैं पटाखों की वजह से, उसमें क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हिमस्खलन, राइट, एवलांचेज वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। क्योंकि 2013 में आपने देखा था वहाँ पे बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। सो इट वाज कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का रिजल्ट ही होता है। तो वो सेंसिटिव एरिया है। तो बेसिकली यहाँ पे की जा रही है बात कि फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज शोइंग पीपल बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स ऑन द, कहाँ पे, एस्टेब्लिशमेंट, प्लॉट, लेआउट या फिर प्रेमिसेस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या होता है? जैसे अगर हम बोलें कि केदारनाथ मंदिर के प्रेमिसेस में ये बातें चल रही हैं, तो प्रेमिसेस का मतलब उस पर्टिकुलर मंदिर का जो अधिकार क्षेत्र है ना, अधिकार क्षेत्र, जहाँ तक उसका लॉ है, जहाँ तक उसकी, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की जितनी सीमा है, उसको प्रेमिसेस बोलते हैं। राइट, सो फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस शोइंग पीपल बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स ऑन द प्रेमिसेस ऑफ केदारनाथ टेम्पल आर मेकिंग द, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, तो वो मेकिंग क्या, राउंड्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, राउंड्स चल रहा है। बहुत सारी फोटोज और वीडियोस हैं जो जिनमें दिखाया जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर के प्रेमिसेस में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया पे क्या राउंड मार रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। सो द वीडियो क्लिप शोड लाउड बैंग्स ऑफ फायर क्रैकर्स, लाइट्स एंड क्लाउड्स ऑफ क्या, अलॉन्ग विद द इको ऑफ द रिंगिंग टेम्पल बेल्स। तो किस चीज़ का शोड लाउड बैंग्स ऑफ फायर क्रैकर्स, लाइट्स एंड क्लाउड्स ऑफ क्या, क्लाउड्स ऑफ क्या, किस चीज़ के बादल? लाइट के बादल नहीं, पार्क के बादल। सॉरी, ये तो दूसरा क्वेश्चन था। ओके, इधर आते हैं, है ना। किस चीज के बादल? एयर के, वाटर के या फायर के? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्मोक के बादल। राइट, सो लाइट्स एंड क्लाउड्स ऑफ स्मोक along with the echo of the ringing temple bells raising क्या, जिसकी वजह से क्या रेज हुआ, कंसर्न। ठीक है, अब कंसर्न से रिलेटेड क्या होगा, अलार्म। ओके, सो रेजिंग अलार्म ओवर द इफेक्ट ऑफ सच क्रैकर्स इन द जियोलॉजिकली कैसा रीजन है वो ग्लेशियर का, जियोलॉजिकली जियोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया। सो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज शोइंग पीपल बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स ऑन द premises of Kedarnath temple are making the rounds on social media. The video clip showed loud bangs of firecrackers, lights, and clouds of smoke, along with the echo of the ringing temple bells, raising alarm over the effect of such crackers in the geologically sensitive glacier region. These are important 20 questions that were asked in SSC GD एग्जाम 2024, 21 फरवरी 2024 को ये क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 4 में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगेन आई विल से, इसका जो PDF हो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड टाइमली आपको अपडेट्स डिलीवर होती रहेंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।